McAfee World. हमारा वार्नर थ्योरी पे हमें कुछ आपको थोड़े से क्वेश्चन दिखाने थे प्रीवियस ईयर आए हुए, वो हो गए। अब आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ वार्नर थ्योरी। ऑल्दो वार्नर डिस्क्राइब बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, he could not explain some observation related to them, such as ability of only certain element to form coordination compound। कुछ certain element ही coordination compound बना पाते हैं, इस चीज को ये explain नहीं कर पाए थे। डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंड मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब है यहाँ पर आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है वो, तो आइसोमेरिज्म और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। नेक्स्ट हेडिंग इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। तो एज पर VBT, the bonding in metal complexes rises when a filled ligand orbital containing a pair of electron overlaps a vacant hybrid orbital on the metal ion to give coordinate bond। यहाँ पर देखिए ये क्या है, वैकेंट मेटल का ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल जो वैकेंट है, ठीक है, और ये लीगेंड है, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो जब ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और ये जो ओवरलैपिंग है वो कैसी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप की है। चलिए इसी चीज को आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, मेटल विल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल डिपेंडिंग ऑन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं। देखिए, metal will provide vacant orbital depending on its coordination number। This vacant orbital will be hybridized, thus hybrid vacant orbital of metal will overlap with the filled orbital of ligand to form the covalent coordinate bond like this। L इसको कोऑर्डिनेट करता है। तो यहाँ पर जो मेटल है वो लुईस एसिड की तरह वर्क कर रहा है, और लीगेंड एक लुईस बेस की तरह वर्क कर रहा है, और जो बॉन्ड बन रहा है वो कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड बना है। वो कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड। समझा? ठीक है, तो ये तो था बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, कैसे बॉन्ड बन रहा है, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है वो बताया। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेक्स द फॉलोइंग एजम्पशंस। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने यहाँ पर हमें कुछ एजम्पशंस लिए हुए हैं, मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेक्स द फॉलोइंग एजम्पशन। तो वो एजम्पशंस एक एक करके हमें यहाँ पर स्टडी करने हैं। सबसे पहला एजम्पशन है, these hybrid orbital then overlap with ligand orbital which can donate an electron pair of for bonding। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये सिर्फ उसी ligand ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, which can donate, यानी ऐसे ऑर्बिट हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ये बॉन्ड नहीं बनाता, यानी ओवरलैपिंग नहीं करता, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, यानी जो सिर्फ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन डोनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इनर शेल वाले नहीं करते। यहां पर आपको फर्स्ट पॉइंट में ये चीज बताई गई है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इफ कॉम्प्लेक्स कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन then complex is paramagnetic in nature। if it does not contain unpaired electron the complex is called diamagnetic। तो यहां पर आपको दो नए टर्म सुनने को मिले, एक था पैरामैग्नेटिक और दूसरा डाईमैग्नेटिक। हम लोगों ने पहले भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है कि इफ molecule contains unpaired electron it is paramagnetic, if it contains zero unpaired electron it is डाईमैग्नेटिक। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लीगेंड। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लीगेंड लाइक अमोनिया, साइनाइड, कार्बोनिल, NO2, EDTA, ये सब स्ट्रॉन्ग लीगेंड होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फोर्स्ड टू पेयर अप अगेंस्ट हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम
मल्टीप्लिसिटी। ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है और यही यहाँ पर आपको समझना है पॉइंट। इस पॉइंट में देखो ऐसा बताया गया है कि ये समझो कि आपके पास एक डी ऑर्बिटल है, ध्यान से समझिएगा। आपको पता है डी ऑर्बिटल में टोटल कितने रूम्स होते हैं? 5। अब लेट अस सपोज यहां पर ये कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड है कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो ये जो मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं दे बिकम पेयर्ड एंड कॉन्फ़िगरेशन विल लुक लाइक। और ये जो पेयरिंग के बाद आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, आप देख सकते हैं इट इज वायलेशन ऑफ हंट्स रूल। हंट्स रूल के अकॉर्डिंग तो हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल पेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड विच इज अगेंस्ट द हंट्स रूल। समझ में आया यहां तक? ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ एजम्पशंस थे जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं उस पॉइंट पे आते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पीछे हमारा सबसे पहला पर्पस है टू डिसाइड द ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। समझा क्या चीज मैंने बोला? टू डिसाइड ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे प्राइम पर्पस था। तो अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री डिसाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स है, उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री डिसाइड कर सकते हैं, या मैं उन्हीं रूल्स को स्टेप बाय स्टेप आपको लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पर रूल्स हेडिंग डाल दीजिए, रूल्स। ठीक है, तो जब आप हेडिंग यहाँ पे लेंगे रूल्स, तो इसमें सबसे फर्स्ट पहला रूल क्या है? आइडेंटिफाई सेंट्रल मेटल आयन। फिर सेकंड, डिटरमाइन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। फिर फोर्थ, यूजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल आयन। पहले मेटल का लिखा, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई होगा। फिर उसके बाद फिफ्थ वाला स्टेप काफी इंटरेस्टिंग है, नाउ लुक द नंबर ऑफ लिगेंड एंड डिसाइड हाइब्रिडाइजेशन। अब आप वहां पर नंबर ऑफ लिगेंड देखिए और डिसाइड हाइब्रिडाइजेशन, या फिर आप इस पॉइंट को ऐसे भी बोल सकते थे, ये जो नंबर ऑफ लिगेंड है ये हमें क्या देने वाला है? ये पॉइंट एक्चुअली मोनोडेंटेट के लिए था, लेकिन जरूरी नहीं कि वहां पर मोनोडेंटेट होगा, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, नाउ लुक द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। क्या देख ले हम लोग? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल एंड डिसाइड द हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले एक काम करिए आप, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जितनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन एवरीथिंग, नोट डाउन। डन। यस सर। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो भी हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का डिसीजन होगा, तो हमें पता है वो तो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख के निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, तो ऑब्वियसली उसके पास एक चीज और होगी वहां पर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट करना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या यूज किया जाता है? म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन टाइम एन प्लस टू। और इसमें जो एन है वो क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन इज व्हाट? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं कि इफ म्यू इज ग्रेटर देन जीरो, इफ म्यू इज ग्रेटर देन जीरो, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और इफ म्यू इज इक्वल्स टू जीरो, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल कैसा है? डाईमैग्नेटिक। और आप देख सकते हैं म्यू म्यू जीरो जब होगा, तो वो हमेशा क्या होगा? डाईमैग्नेटिक होगा, ठीक है।
ठीक है भाई, क्लियर सभी को? इसका यूनिट क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? रुचित? हाँ बताओ भाई, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? हाँ, प्रथमेश? सर वेबर पर मीटर स्क्वायर। रॉन्ग। आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो यार। बोर मैग्नेटम, बोर मैग्नेटम, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं इसको BM। क्वेश्चन में ये BM ऐसे लिख के आएगा आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने फिफ्थ वाला पॉइंट देखा था कि हम लोग मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे और उसका ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेंगे। तो बस वही पॉइंट हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, टेबल बनाओगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 आएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन विल बी SP। और हम ज्योमेट्री क्या बोलेंगे, ज्योमेट्री विल बी लीनियर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन स्पेस, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नेम एज ज्योमेट्री। इट इज नेम एज ज्योमेट्री, इट इज नेम एज ज्योमेट्री। ठीक है। फिर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, SP2। और यहाँ पर ज्योमेट्री कैसी आएगी, प्लेनर ट्रायंगल। अगर यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, देन उस केस में हमारे पास दो पॉसिबल ज्योमेट्रीज होंगी, हाइब्रिडाइजेशन होंगे। एक SP3 होता है और एक होता है DSP2। एक SP3 है और एक हमारा क्या है, DSP2। तो SP3 अगर है तो अब इसकी ज्योमेट्री को हम लोग बोलेंगे इट इज टेट्राहेड्रल। और जब ये DSP2 है, क्या है यहाँ पर, DSP2, देन इट इज नेम एज स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 5। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 5 होता है तब हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी होती है कि SP3D हो जाए। ठीक है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी होती है DSP3 हो जाए। तो जब हम SP3D लेते हैं तो इट इज नेम एज स्क्वायर पिरामिडल। और जब हम लोग DSP3 लेंगे इट इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, SP3D2 एंड D2SP3। यहाँ पर इन दोनों ही केस में जो ज्योमेट्री मिलेगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल बाई पिरामिडल। तो शॉर्ट में इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। ठीक है। तो दोनों ही केस में आपको सेम ज्योमेट्री मिलेगी। ठीक है। तो ये आपके पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर के करस्पॉन्डिंग उनके हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्रीज है। इसीलिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर देखना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये जो D ऑर्बिटल है, जो हमने यहाँ पर ये D ऑर्बिटल लिया, ये कौन सी D ऑर्बिटल है, आपको पता है यू हैव 5D ऑर्बिटल्स, उनके सबके एक नेम होते हैं। तो ये कौन सी D ऑर्बिटल है, ये है DX2Y2। और SP3D में कौन सा D ऑर्बिटल होता है, ये भी वही होता है DX2Y2। और DSP3 में कौन सा होता है, DZ2।
और sp3d2 और d2sp3 में dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये दो ऑर्बिटल्स रहते हैं। तो ये आपको टेबल अपने पास बनाकर रखनी है और आपको याद भी रखनी है, नॉट ओनली ड्रॉ करना है, आपको ये याद भी रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज आती है कि हाई स्पिन और लो स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर दो नए टर्म आप और सुनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन। तो हाई स्पिन और लो स्पिन कैसे डिसाइड किया जाता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका हाइब्रिडाइजेशन डी ऑर्बिटल पर एंड होता है, उनको हम लोग हाई स्पिन बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हाई स्पिन देखिए कौन कौन सा हो सकता है, जो डी ऑर्बिटल पर एंड हो रहा है। पहचानिए यहाँ पर कौन कौन से ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो हाई स्पिन हो सकते हैं। एक तो देखिए ये वाला, ये हाई स्पिन है, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला भी हाई स्पिन आएगा, और ये डी ऑर्बिटल से शुरू हो रहे हैं दोनों। तो जो डी ऑर्बिटल से शुरू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसे ये वाला, ये भी क्या है? ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अच्छा, ये जो sp3 है ना, sp3 एक बहुत स्पेशली केस ऐसा होता है जहां पर sp3 की जगह पर आपको मिलता है d3s। तो जब ये d3s होगा तो भी ये हमारे लिए क्या बन सकता है? बना लीजिए सारे, नोट भी कर लीजिए अच्छे से इनको। नोट डाउन। बहरहाल आपको कभी ये d3s नहीं सुनने को मिलेगा, ये हायर क्लास में आप पढ़ोगे, बट इतने आप सारे आपको यूज करने होते हैं। बट आउट ऑफ देम आपको एक्चुअली जानते हो किसकी जरूरत पड़ने वाली है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6, ये दो ही कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनकी स्टडी इस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा करनी है। लेकिन आपको आने सारे चाहिए, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है आपके सामने। तो ये हाई स्पिन और लो स्पिन ध्यान रखिएगा। लो स्पिन जो डी ऑर्बिटल से शुरू होते हैं, लो स्पिन को आप ऐसे भी बोल सकते थे, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल। और जो डी ऑर्बिटल पर स्पिन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल। तो जो हाई स्पिन है वो सब आउटर ऑर्बिटल है, जो लो स्पिन है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, चलिए टेबल फटाफट ड्रॉ करिए, फिर हम लोग ये नेक्स्ट वाला पॉइंट कंप्लीट करेंगे। चलिए, हो गया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट रूल है, नाउ vacant appropriate number of d orbital to have an empty set of orbitals of hybridization। इस लाइन का मतलब है कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने ही आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स को काउंट कर लेना है, जो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और फिर नेम ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जैसे sp3 sp3d2 ये सब होते हैं नेम ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और फिर जो लीगेंड ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं उनको उन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में फिल कर देना होता है। तो दीज आर द रूल्स बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये सारे नोट कर लो। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना अच्छे से आना चाहिए। तो मेटल का मैं कुछ जो कॉमनली यूज्ड हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दे रहा हूँ, और वो आप लोग नोट कर लीजिए और आपको वो याद भी होने चाहिए। जैसे कि शुरुआत करते हैं, सबसे पहले एटॉमिक नंबर 21, एलिमेंट कौन सा होगा? स्कैंडियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर 22, इसका क्या होगा? टाइटेनियम। 23, वेनेडियम।
24 is chromium, 25 is what? मैंगनीज। ठीक है, उसके अलावा आपके पास इधर क्या होंगे दूसरे? 26 कौन होता है? आयरन। 27 किसका होगा? कोबाल्ट। 28 निकिल। 29 कॉपर एंड 30 इज व्हाट? जिंक। तो ये 3D सीरीज है जिसको आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप याद रखेंगे, बाकियों के आप इन्हीं के रेफरेंस में बना लेंगे। हमें हमेशा वैलेंस शेल से मतलब होता है, तो इसका जो अल्टीमेट और पिनल्टीमेट शेल है बस वो याद रखना है। तो स्कैंडियम के केस में आपको ये क्या मिलता है यहाँ पर? 4s2 3d1। तो बस यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन आप इंक्रीज करते चले जाएंगे। 4s2 3d2 4s2। मैं सिर्फ वैलेंस शेल लिख रहा हूँ। 4s1 3d5। ये वाला स्पेशल केस होता था क्रोमियम वाला, याद होगा आपको, हाफ फिल फुल फिल स्टेबिलिटी। 4s2 3d5। आयरन का 4s2 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8 4s2 3d, सॉरी 4s2 नहीं होगा, इट इज 4s1 3d10 एंड लास्ट वाला हो जाएगा आपका 4s2 3d10। तो ये आपके इंपॉर्टेंटली यूज्ड एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इनके ही आपको मैं यहाँ पर इनके साथ साथ कुछ और भी ट्रांजिशन मेटल है जो हायर हैं, तो उनको याद करने के लिए शॉर्टकट बता रहा हूँ कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, जिंक का क्या होता है? 4s2 3d10। तो जिंक के नीचे कौन से एलिमेंट होते हैं? कैडमियम एंड मरकरी। तो कैडमियम का क्या होता है? 5s2 4d10। मरकरी का उसके नीचे होगा, शेल नंबर इंक्रीज करता चला जाएगा, 5d10। समझा? ऐसे ही आपको यहाँ पर अगला लिखना है कॉपर का। अगर आप कॉपर का जानते हैं तो आप सिल्वर और गोल्ड का बता सकते हैं। कॉपर क्या होता है? 4s1 3d10। और कॉपर के नीचे कौन होता है? सिल्वर एंड गोल्ड। तो इनका भी आप लोग बता सकते हैं। इसके नीचे बस आपको एक एक शेल नंबर इंक्रीज करना है। 5s1 4d10 6s1 5d10। ठीक है, और कॉपर के बाद अगर आप निकिल का जानते हैं तो आप प्लेटिनम और पैलेडियम का बता सकते हैं। निकिल, निकिल का क्या होता है? 4s2 3d8। तो निकिल के नीचे कौन से एलिमेंट होते हैं? पैलेडियम एंड प्लेटिनम। पैलेडियम एंड प्लेटिनम। तो पैलेडियम और प्लेटिनम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पैलेडियम का थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इट इज 5s0 4d10। ठीक है, बिल्कुल स्पेशल एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल का। बाकी प्लेटिनम का बिल्कुल निकिल जैसा ही होगा। 6s2 6s2 5d8। ठीक है, तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए जिसकी आपको जरूरत होगी आगे जाकर। इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद अब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री फाइंड करने का मेथड बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को पिक कर रहा हूं। सबसे पहले मैं किसको पिक कर रहा हूं? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर। द एग्जांपल इज CO
NH3 होल 6 3+, ये है आपका कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ये जो NH3 है वो क्या है? NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो देखिए कैसे, पहले आप पूरा समझ लो, क्योंकि आप एक बार समझ जाओगे तो फिर आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं रह जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपको समझना। सबसे पहले आपने क्या किया, जैसा स्टेप बताया गया था बिल्कुल वैसे ही चलिए। आपको यहाँ पर सेंट्रल मेटल आइडेंटिफाई करना है, तो आपने मेटल आइडेंटिफाई कर लिया, मेटल इज कोबाल्ट। तो मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है, हमें सिर्फ वैलेंस शेल का चाहिए, तो 4s2 3d7 होता है। ठीक है, अब हमें उसके बाद मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। मेटल कोबाल्ट है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +3 है। तो +3 का मतलब क्या हुआ कि हमें 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं इस एटम में से। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से रिमूव किया जाता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी है, 4s या 3d? सर इलेक्ट्रॉन्स अगर हम रिमूव करेंगे तो हम 4s से करेंगे, इररिस्पेक्ट बिफोर, बिकॉज उसके एनर्जी के वजह से, ऑफ कोर्स प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में, तो 4s। तुमने ये तो सही बोला कि इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव करेंगे, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन गलत दिया। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल से, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। तो ये जो आपके सामने ऑर्डर लिखा है ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल के फॉर्म में लिखा है, यानी पहले 4s की एनर्जी कम होती है और 3d की एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये एनर्जी के ऑर्डर में अभी लिखा हुआ है, ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्बिट के ऑर्डर में लिखना, पहले फर्स्ट ऑर्बिट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। और कौन सी चीज ऑर्बिट नंबर बताता है? ये 4 और 3 जो लिखा है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये ऑर्बिट नंबर बताता है। तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 4s, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट का पार्ट है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब सबसे बाहर। सबसे बाहर कौन होगा? सबसे हायर फ्लोर कौन सा होगा? थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर? फोर्थ फ्लोर इज हायर। तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4 होता है। मतलब मुझे ये सरप्राइज हो रहा है कि आप 12th में हो आप लोग, और आपको 3 और 4 में कौन सा नंबर बड़ा है ये तक आप सोचने का आईक्यू नहीं रख रहे हो अपने पास। कौन सा ऑर्बिटल सबसे ऊपर होगा, कौन सा नीचे होगा? एनर्जी का ऑर्डर होता है जब हम लोग N+L रूल से इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को पुल किया जाता है, निकाला जाता है, तो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालना, यानी पीछे से निकालना शुरू किया जाता है। तो सबसे लास्ट ऑर्बिट कौन सी होगी जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे हाई होगा? सबसे हाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे किसका है? 4s का है। 4s में से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा और फिर जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसके नेक्स्ट वाली ऑर्बिट से निकलेगा। तो हमें यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4s में से, और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में से। तो फाइनली हमारे वैलेंस शेल में 3d6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब हमें इसके बाद यहाँ पर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करनी है। पहले हम 3D ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे। तो 3D ऑर्बिटल्स में टोटल कितने रूम होते हैं? 3D ऑर्बिटल में टोटल 5 रूम्स होते हैं। आप इस तरह से, मैं यहाँ पर 5 रूम्स बना रहा हूँ, दिस इज 3D ऑर्बिटल। 3D के बाद 4s ऑर्बिटल होता है, और 4s के बाद 4p ऑर्बिटल होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। तो जब 4s में इसमें फिल करेंगे 3d6 में, तो ऑफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग सॉरी, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। हंट्स रूल के अकॉर्डिंग पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें, और 6 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर है। और 4s 4p सब पूरा खाली पड़ा हुआ है, वहां पर कुछ नहीं है। अब इस मेटल आयन के पास यहां से स्ट्रॉन्ग लीगेंड NH3 जा रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड NH3 जाएगा। ऊपर आपको पीछे बताया था मैंने कि जब एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड मेटल आयन के पास जाता है, तो उसके पास जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो उनको क्या कर देता है? वो उनको उठाकर
पेयर कर देता है, पॉसिबल पेयर्स। तो ये यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये उनको उठाकर क्या करेगा, पॉसिबल पेयर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो आपके पास नीचे आप फिर से यही सेम चीज बनाएंगे, 5 ऑर्बिटल्स ड्रॉ किया, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे तो पहले वाले में तो ऑलरेडी 2 थे, इसमें भी 2 हो जाएंगे और इसमें भी 2 हो जाएंगे। ये दोनों ऑर्बिटल खाली है, 4s खाली है, और यहाँ पे 4p की तीनों ऑर्बिटल खाली है। आगे जरूरत पड़ता है तो हम 4d भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑर्बिटल काउंट करनी है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आपको 6 वैकेंट ऑर्बिटल काउंट करनी है। तो वो 6 वैकेंट ऑर्बिटल कौन कौन सी होंगी आपको काउंट करना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 वैकेंट ऑर्बिटल। तो जरा हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, 2 d ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है और 3 p। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, d2sp3। और ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाया। क्या बनाया इसने, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते थे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए n का वैल्यू 0 है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, डाई मैग्नेटिक। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक। ठीक है, अच्छा, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, d2sp3 की ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। तो देखिए जैसे ही हमें यहाँ पर हाइब्रिड हमने इसको ड्रॉ किया, हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनर टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स और ज्योमेट्री सब कुछ पता चल जा रहा है। इस पूरे एक्सप्लेनेशन में कोई भी चीज जो आपको नहीं समझ में आ रही हो बताइए। किसी के पास कोई डाउट है इस पूरे एक्सप्लेनेशन में? नो सर। ठीक है, तो इसको एक बार ड्रॉ कर लीजिए, पूरा अच्छे से बना लीजिए। फिर एक मैं आपको वीक फील्ड लिगेंड का भी एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस आपको करके दिखाने हैं। पहले ये वाला आप बना लीजिए, जल्दी से बनाइए, टेक 1 मिनट टाइम, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए आपको इसको करने में। यहाँ पर COF6 3- हमने लिया है और इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड F। तो वर्किंग बिल्कुल पहले की तरह करेंगे, कोबाल्ट मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर CO+3 का लिखा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ऑर्बिटल ड्रॉ किया और हंट्स रूल के अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रॉन फिल किया। फिर जब एक वीक फील्ड लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करेगा तो वीक फील्ड लिगेंड मेटल आयन के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालता, वो इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं करता, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट बिल्कुल एज इट इज रहेगा वहां पर। तो जब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट एज इट इज रहेगा तो अब हमारा अगला काम है, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है मेटल का उतने खाली ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल को काउंट करिए। तो हमने यहाँ से 6 काउंट किया, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा, एक S 3 P 2 D sp3 D2। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, आउटर स्पिन, आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4। तो हमने इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, आया √24। और मैग्नेटिक मोमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक। मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस लिख के दे रहा हूँ, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। ठीक है, चलिए, आपको ये सब कॉम्प्लेक्सेस का यही सारी वर्किंग बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, टाइप ऑफ स्पिन, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक नेचर। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। पता नहीं आप लोग कैसे इतने शांत बैठते हो, आपके मन में क्वेश्चंस कैसे नहीं आती, क्यूरियोसिटी क्यों नहीं है आप लोगों के अंदर। इससे पता लगता है कि पढ़ने में बिल्कुल आजकल मन नहीं लग रहा है। मैंने पूरा वर्किंग बताया, एक क्वेश्चन मुझे हर साल बच्चे पूछते हैं जो तुम में से किसी ने नहीं पूछा।
आपके दिमाग में ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया कि हम कैसे बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? आपके मन में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया? बिना आपको ये पता चले कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक, आप क्या कर सकते हो यहाँ पर? आप लोगों के मन में जरा सा भी क्यूरियोसिटी इस चीज के लिए नहीं है? थोड़ा सा भी ब्रेन यूज नहीं कर रहे हो? चीजों को ऐसे ब्लाइंडली गधों की तरह सीख रहे हो क्या? गधे ऐसे सीखते हैं जिनको सिर्फ सुनना आता है, डिस्कशन करना नहीं। गधे ऐसे करते हैं। तुम लोग की इस वक्त हरकतें बिल्कुल वही वाली हो रही है। नहीं तो इस वक्त तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। मैं जानबूझ के मैंने उसको एक्सप्लेन अपनी तरफ से नहीं किया, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि कोई तो एटलीस्ट पूछे कि सर ये आप कैसे बोल दे रहे हो कि ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, ये वीक लीगेंड है। कोई, किसी के पास कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट ही नहीं आया। इतना भरोसा रखते हो, इसको बोलते हैं भेड़ चाल। दिमाग अपना बिल्कुल किनारे रख देना। जो सब कर रहे हैं हम भी बस वही करते चले जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पूछना, हमें कुछ नहीं बताना। और एग्जाम में आपको मैं क्लियर बता दूं, जिन एग्जाम को आप तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस नीट, ये एग्जाम आजकल नॉलेज नहीं टेस्ट करते। ये एग्जाम आजकल आईक्यू टेस्ट करते हैं। आईक्यू, जिसका आईक्यू 0 होता है ना, उसका इन एग्जाम्स में कभी कुछ नहीं होता। तो अपने आईक्यू पे वर्क करिए। एक अच्छे आईक्यू का बच्चा, कभी भी कोई भी चीज बताई जाती है तो उसके मन में पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई, हाउ। लेकिन आपके मन में अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये शो कर रहा है कि इस वक्त आपका आईक्यू लेवल बहुत डाउन जा रहा है। वर्क ऑन योर आईक्यू। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जेई और नीट के जो एग्जाम्स होते हैं, ये एग्जाम नॉलेज से ज्यादा आईक्यू टेस्टिंग पे होते हैं। आप कितना क्वेश्चन को स्मार्टली पढ़ते हो और स्मार्टली सॉल्व करते हो, ये मैटर करता है। जो सिर्फ रट लेगा, नोट्स पढ़ के सिर्फ सोचेगा कि हो जाएगा, कुछ नया नहीं करना है, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, उसका तो नहीं होना है इस एग्जाम में। मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये एग्जाम में सिर्फ उसका ही होगा जो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा। जो जितना पढ़ाया गया है उतना भी अगर नहीं पढ़ रहा है, एक्स्ट्रा तो छोड़ो, जो क्लास में पढ़ाया गया वो भी अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो, और एक्स्ट्रा तो बात की बात है, तब तो कोई चांस ही नहीं है। तो अभी वो समय आ चुका है कि मैं आपको ऐसे हैश वर्ड बोलूं कि आप लोग ऐसे गलत काम में इन्वॉल्व हो रहे हो। किसी ने नहीं पूछा पूरी क्लास में कि सर ये, मतलब हमको सपना आएगा कि ये कौन सा लीगेंड स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। किसी को भी दिमाग में नहीं आया। अगर ये किसी के दिमाग में 1 मिनट के लिए नहीं आया था ना, तो उसके लिए तो मैं एक स्टेटमेंट बहुत बोल्डली बताता हूँ, आईआईटी एडवांस में तो उसका बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि आईआईटी एडवांस में सिर्फ उसी बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है जिसके पास आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एबिलिटी होती है, या वो उस एबिलिटी को जनरेट करने का डिजायरस है। लेकिन जो किताब में बिल्कुल फिक्स है, किताब से बाहर नहीं जाएगा और किताब के अंदर है, उसको कभी खोल के नहीं देखेगा, उसके लिए तो भाई बोर्ड का पेपर पास करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अभी आप लोग वही वाली हरकतें कर रहे हो। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे इस वक्त तुम लोगों के ऊपर। ये मेरे साथ इतने सालों में पहली बार हुआ है कि बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। मतलब क्लास में कोई एक बच्चा हमेशा ऐसा रहता था जिसके मन में इस तरह की चीजें आती थी। उस एक अच्छे बच्चे की वजह से बाकी लोगों का फायदा होता था। लेकिन अगर किसी के मन में नहीं आया तो सब लोग खतरे के निशान पे हो एकदम। मैं इसका आंसर करूंगा भी नहीं जब तक मुझसे कोई पूछेगा भी नहीं। मैं आंसर नहीं भी करने वाला। तो एनीवे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए साइनाइड और अमोनिया और सीओ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और फ्लोराइड और क्लोराइड वीक लिगेंड है। करिए सॉल्व। और अपना अपना कैमरा ऑन करके रखो। मैं सोचता था कि शायद इसकी जरूरत नहीं, बच्चे सिंसियर है, पढ़ रहे होंगे, बट आप नहीं पढ़ रहे हो। कैमरा ऑन करिए। जिसका कैमरा अगले 5 मिनट के अंदर में ऑन नहीं हो जाएगा,
वो अभी कॉल लीव करेगा इमीडिएटली। आप लोग प्यार से नहीं समझने वाले हो, आपको चाहिए कि कोई एक आदमी आपके संग रफ रहे। ऑन योर कैमरास एवरीवन। में से अगर कोई नहीं आएगा तो परेशान नहीं होना है, पहली बार करने में सबको दिक्कत होती है। आपको सिर्फ मुझे बोलना है, आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन, बट आपको सिर्फ मुझे एक बार बताना है कि ये चीज मुझे फिर से एक्सप्लेन कर दो आप। मेथड वही है जो मैंने बताया आपको। मैंने दो एग्जांपल बताए, एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड के साथ में, एक वीक लीगेंड के साथ। बस वही जितने चीजें बताई हैं उन सारी चीजों को अपने दिमाग में रखिए, आप कोई भी क्वेश्चन करके चले जाओगे। और आपके बोर्ड के पेपर में, जेई के पेपर में एक क्वेश्चन 100% आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर करके मत चलिए। जिसका जितना होता जाए आप लोग सेंड करते जाओ, एक साथ में मत सेंड करने के चक्कर में रहो कि एक बार में पूरा हो जाएगा। एक हो जाए आप सेंड कर दीजिए। अभी तक मेरे पास सिर्फ खुशबू का आया है। काव्या, वो थर्ड वाले में तुमने FE F6, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन आइदर sp3d2 होगा या फिर d2sp3 होगा। ठीक है, तो आपको काउंटिंग इस तरह से करनी है कि या तो s ऑर्बिटल से काउंट करो या फिर d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल से तभी काउंट करेंगे व्हेन वी हैव एटलीस्ट 2 d ऑर्बिटल इन बिगिनिंग, अदरवाइज नहीं तो हम s से काउंट करेंगे। तो तुम्हारे पास d ऑर्बिटल नहीं है तो हम लोग s से काउंट करेंगे। और कहां तक काउंट करेंगे? अप टू 6 ऑर्बिटल। जब 6 ऑर्बिटल करोगे तो sp3d2 आएगा वहां पर। काव्या, आपको ये वाला नहीं आया CrNH3 होल 6? So actually, I am a bit confused about how to identify कौन सा strong field ligand होगा and कौन सा weak field ligand होगा, तो उसकी वजह से मुझे 2 क्वेश्चंस नहीं आए। देखो यहाँ पर Cn, NH3 और CO ऑल आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सिर्फ फ्लोराइड और क्लोराइड जो है वो वीक लिगेंड है। फ्लोराइड एंड क्लोराइड वीक लिगेंड है और बाकी सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो अकॉर्डिंगली अभी सॉल्व करो। सर आप CrNH3 होल 6 का बता सकते हो क्या? क्या बताना है उसमें ये तो बताओ। सर बस उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स में डाउट आ रहा है। क्योंकि क्रोमियम का तुमने वो गलत लिखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 होता है। और हाँ सर। अगर 3d5 है और वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बचेगा? 3d3 बचेगा। और 3d3 को जब फिल करोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वहां पर। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में वो भी पेयर्ड हो जाएंगे तो बचेगा तुम्हारे पास d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड 1 अनपेयर्ड। इन सब में से सबसे यूनिक एग्जांपल है लास्ट वाला, NiCO होल 4। तो एक बार सभी लोग सारे अटेम्प्ट कर लें फिर मैं उसका आंसर एक्सप्लेन करूं। मेरे पास खुशबू का, प्रथमेश का और काव्या का तो सब आंसर आ गया है। कस्तूरी, महिका, अर्णव, रुचित, तुम लोग भी अपने आंसर शेयर करो तो पता चले कि आप कर पा रहे हो या नहीं। अभिलाषा, आपने भी शेयर नहीं किया आंसर अभी तक। हाँ सर, लास्ट के 3 क्वेश्चंस बाकी है, वो हो जाएंगे फिर शेयर करते हैं। चलिए इनके आंसर्स डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले FeCN6 की बात करते हैं। FeCN6 आंसर मैं लिख रहा हूं, जिसको भी कोई डाउट है वो बताइएगा। FeCN6 4 माइनस
ये आपका रहता है D2sp3। यही बनाया सबका। ठीक है, और दूसरा FeCN6 माइनस दैट इज ऑल्सो D2sp3। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहला वाला आपका कैसा रहता है, FeCN6 4 में ये पूरी तरह से डायमैग्नेटिक होता है और ये वाला पैरामैग्नेटिक होता है। फिर FeF6 3 माइनस ये sp3d2 रहता है और ये पैरामैग्नेटिक होता है। CrNH3 3 क्रोमियम में 4s1 3d5 अरेंजमेंट होता है। 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो क्या बचेगा, 3d3 बचेगा। और 3d3 को स्ट्रॉन्ग के साथ में जब पेयर करेंगे तो मैक्सिमम वो कितना पेयर हो सकता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं। तो फिर भी यह एक अनपेयर रहेगा, तो ये पैरामैग्नेटिक है और ये एक इनर ऑर्बिटल होगा D2sp3। तो ये सारे हो गए आपके 6 वाले। अब आते हैं 4 में। जो NiCN4 है ये होता है DsP2 और NiCl4 2 माइनस ये है sp3। ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है। और इन सब में सबसे स्पेशल है हमारा NiCO4। तो ये वाला मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं। यहाँ NiCO4 में Ni का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d8। तो यहाँ पर हम 3d ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये हमने बनाया 3d, फिर 4s और 4p। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होगा। अब यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड इसकी तरफ आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये जो CO होता है, CO इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग लीगेंड। मतलब आपके पास जितने भी लीगेंड है उन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग लीगेंड है CO। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे 4s के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी फिल कर देते हैं। तो 4s के पास 1 और 2, ये अरेंजमेंट है ऐसा। तो जब ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड इसकी तरफ आता है ना, तो यहाँ पर कुछ ऐसा चेंज होगा जो कि किसी में नहीं होता। क्या चेंज होगा, ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहाँ पर पेयर करवा देता है इन इलेक्ट्रॉन्स को। और आपके पास यहाँ पर क्या अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ये 3d है, 4s खाली है और 4p खाली है। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते ये सारे इधर आ गए तो ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ये यहाँ पर कंप्लीटली फिल हो गया। ठीक है, और ये 4s कैसा है, खाली है, पूरी तरह से खाली है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, काउंट करिए 1 2 3 4। एक s और 3 p, sp3। और ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, इट इज डायमैग्नेटिक। समझा। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपको मैं बता दूं, अगर आप जेई के प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे ना, तो ये जो NiCN4 NiCl4 और ये NiCO4 आपको जेई के पेपर में कम से कम नहीं तो 7 to 10 टाइम्स दिखाई पड़ेगा। 7 to 10 टाइम्स, इट्स अ बिग नंबर। इतने बार ये आ चुका है। और अभी आपको बता दूं, अभी जो पेपर हुआ है यानी अभी जुलाई अटेम्प्ट, उसमें भी आया हुआ है इस पे क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वाला पार्ट एक बार अच्छे से आपने अपने दिमाग में फिट कर लिया तो ये श्योर है कि आप किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करने वाले हैं एग्जाम में। यहां तक सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, इनमें से कोई ऐसा है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करके देना हो।
काव्या सर आप एक फोर्थ वाला कर सकते हैं प्लीज, कौन सा? फोर्थ वाला CrNH3। CrNH3। देखो CrNH3 ऐसे वर्क करेगा, CrNH3 होल 6 3+ है। यहाँ पे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5। तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो नया आपके पास क्या बचेगा? 3d3 बचेगा। अब बस यहाँ पे ऑर्बिटल ड्रॉ करना है आपको, 1 2 3 4 5, ये हो गया 3d, फिर 4s और फिर 4p और 4d भी बना लीजिए। अब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 3d3 एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। अब यहाँ से NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, ये अप्रोच करेगा तो ये इनको पेयर करवा देगा। तो पेयर कराएगा तो पेयर होने के बाद ये कैसा दिखाई पड़ेगा? पेयर होने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, ये एक अनपेयर्ड है, अब बाकी खाली पड़ा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर d ऑर्बिटल्स, सॉरी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करना है। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में आइदर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा या फिर d2sp3 होगा। पहले हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम d2sp3 बनाएं, तो उसके लिए हमारे पास 2 d ऑर्बिटल खाली चाहिए हमें। तो कौन सी 2 d ऑर्बिटल हम लेंगे? लास्ट वाली। यहाँ पर देखो 3 खाली। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो काउंटिंग यहाँ से शुरू कर देते हैं। अगर आपने काउंटिंग यहाँ से शुरू किया तो आपको मिलेगा d3sp2। ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन आपको मैंने बताया ही नहीं है। आप यहाँ से काउंटिंग शुरू करोगे, लास्ट के 2 डी हमें सिर्फ 2 ही लेने हैं शुरुआत में, उसके अलावा 3 4 5 6 क्या बन गया ये? d2sp3। एक अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, और d2sp3 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, और डी से शुरू हो रहा है तो लो स्पिन हो जाएगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? बोलिए भाई। हाँ सर। चलिए, तो हमने आज की क्लास में वीबीटी किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और उसके नेक्स्ट क्लास में आइसोमेरिज्म, यानी नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा आपका।